हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएसबी करियर में। और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है और उसमें जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इसके हर एक आंसर को याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो अच्छे से देख लेना पेपर और हाँ, एग्ज़ाम में आंसर याद करके जाना। तो चलो बिना किसी देर का हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर एक न्यू नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग बिना किसी रुकावट से अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दें। ठीक है, ये क्लास 12th का पेपर होने वाला है, हाफ ईयरली। केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि रसायन शास्त्र में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ये देख लीजिए आपका। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन NaCl crystal 1 Na प्लस इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी क्लोरीन आयंस। NaCl के रवा में एक Na प्लस कितने Cl माइनस आयनों से घिरा रहता है। ऑप्शन है 3, 8, 4, 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर डी जो है टिक कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी मीडियम में ही पढ़ेंगे। एक दियासलाई की ज्यामिति होती है, कितनी होती है? घनाकार होती है, मोनोक्लिनिक होती है, ऑर्थोरोब्लिक होती है या फिर टेट्रानोगल होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोरोब्लिक होती है। एक दियासलाई की ज्यामिति ऑर्थोरोब्लिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक कर लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ऑप्शन में ऑर्थोरोब्लिक ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्फेयर इज। एन गोलों वाले समिति पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है n/2, ऑप्शन बी है 2n, ऑप्शन सी है n, ऑप्शन डी है 4n। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है n पे आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्लोजिंग पैकिंग ऑफ एन स्फीयर इज n गोलों वाले समिति पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या n होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बोल रहा है, Which of the following types of defects causes a decreases in density of crystals? निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है? फ्रेंकल स्कॉटकी मध्य एफ केंद्र, फ्रेंकल स्कॉटी इंटरस्टेटल एफ सेंटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है स्कॉटी इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्कॉटी आप लोग टिक करेंगे। स्कॉटी इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कॉज अ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। स्कॉटी एक वो प्रकार का दोष है जिसमें रवा में घनत्व में कमी आती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नहीं दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, द नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 mH3PO4 सॉल्यूशन इज। 0.1 mH3PO4 विलयन की सामान्यता क्या होगी? ऑप्शन ए है 0.5n, ऑप्शन बी है 0.1n, ऑप्शन सी है 0.2n, ऑप्शन डी है 0.3n। आप लोग ऑप्शन नंबर डी 0.3n पे टिक करेंगे, n पे टिक करेंगे। ठीक है, यानी कि द नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 mH3PO4 सॉल्यूशन इज 0.3n। 0.1 mH3PO4 विलयन की सामान्यता 0.3n के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बोल रहा है, किसी तलु घोल में अणु संख्या गुण धर्म निर्भर करता है घुल्ले की प्रकृति पर, घोलक के प्रकृति पर, घुल्ले के अणुओं की संख्या पर, घोलक के अणुओं की संख्या पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घुल्ले के अणुओं की संख्या पे। यानी कि द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बोल रहा है, ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड एट STP इज 22400 ml, 1120 ml, 2240 ml,
200 ml। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 11,200 ml। ठीक है, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल में तनु घोल से प्रभावित करने पर STP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है? ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करेंगे 11,200 ml। ठीक है, इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है द स्टैंडर्ड ऑक्सीड। देखो, अब हमारा रियल पेपर है इसलिए आप समझ रहे होंगे एक एक क्वेश्चन गैप है, लेकिन आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, आपको बस आंसर याद करना है। ठीक है, और आपको टिक करके आना है। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.763 V वोल्ट है ये V। इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज, ऑप्शन ए है 2 × 0.763 V, ऑप्शन बी है 0.763/2 V, ऑप्शन सी है -0.763 V, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी -0.763 V। यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 V है। इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा? तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे जो कि है -0.763 V यानी कि वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? ठीक है, ये सेल लिखा गया है यहाँ। ठीक है, ऑप्शन ए है लेवलांच सेल, ऑप्शन बी है लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन सी है सांद्रक सेल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करेंगे इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि लेवलांच सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रक सेल, तीनों की तीनों सही आंसर है। तीनों द्वितीयक सेल होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर होगा, इनमें से सभी यानी कि ऊपर के सभी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको क्या करना है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दिस ऐसा करके आएगा, तो आपको वो टिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मास, वेट, टाइम। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है किस चीज़ पर? ताप पर करता है, मात्रा पर करता है, भार पर करता है, समय पर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताप पर, यानी कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है उसके ताप पर। द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन देयर टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग टिक कर लेंगे। हिंदी मीडियम के लिए बताती हूँ और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बताती हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है? ऑप्शन ए है मोल लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है समय पर सेकेंड, ऑप्शन सी है एल मोल पर सेकेंड, ऑप्शन डी है मोल -1 L -1 सेक -1। ऑप्शन आप लोग कौन सा टिक करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर आपको ये सारे ऑप्शन है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। ऑप्शन है 0 फर्स्ट, L मोल सेकेंड, L मोल -1 L -1 सेक -1। इसी को अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अब ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण की दोगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दुगना हो जाता है, अभिक्रिया का कोटि क्या होगा? ऑप्शन में आपको देगा 0, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, सारा का सारा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ये पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा, और तब नहीं बताओगे तो बहुत दुखद बात होगी क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी मैं आपको दिखा दी हूँ इस चैनल पे, तो आपको सिंपली जाना है और आंसर टिक करके आना है। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। बोल रहा है इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी वॉट? 0 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए 0 पे टिक करेंगे, यानी कि 0 पे टिक करेंगे, यानी कि इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड,
टाइम फॉर द हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 0, ठीक है, यानी कि 0। ऊपर आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, अगर अभिकारक की आरंभिक सांद्रण की दोगुना कर दिया जाए तो अभिकारक का अर्ध आयु भी दोगुना हो जाता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो आप लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए 0 होगी, 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। क्या पूछ रहा है? करेक्ट रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑप्शन ए है T1/2A, ऑप्शन बी है T ½A1/A, ऑप्शन सी है T ½A0, ऑप्शन डी है T ½A²। तो आप लोग राइट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है T½ ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अब ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो आप लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, जो कि है T½ मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आपको ऐसा जब लिखा रहेगा T½ तो इस पे आपको टिक करना है, ठीक है, और ऑप्शन सी पे आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछ रहा है? पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के, अच्छा चलो पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही देख लेते हैं। अधिशोषण पर वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ, अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है, दूसरे पदार्थ के पिंड के अंदर प्रवेश करते हैं, दूसरे पदार्थ के नज़दीक रहते हैं, दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकृत या अवकृत करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाते हैं, यानी कि अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में कि एडसॉर्प्शन इज द phenomenon ऑफ विच अ सब्सटेंस। ऑप्शन ए जो आप लोग है उस पर आप लोग टिक करेंगे accumulates एट द surface ऑफ द अदर सब्सटेंस, यानी कि प्रॉपर आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आएगा एडसॉर्प्शन इज द phenomenon इन विच अ सब्सटेंस accumulates एट द surface ऑफ द अदर सब्सटेंस। तो आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, और हिंदी मीडियम वाले मतलब दोनों हिंदी और इंग्लिश तो एक ही पेपर में होगा, तो आपको जैसे ही दिखेगा दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाते हैं वैसे ही आपको ऑप्शन नंबर 8 टिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ऑप्शन ए आप लोग टिक कर लीजिएगा, जिसमें है प्रतिफल के सामान्य सांद्रण को बढ़ाता है, ठीक है। तो हाँ, तो आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन नंबर 19 में ये करना है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है, और ऑप्शन ए बस आप लोग को टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर याद कर लीजिए, क्वेश्चन याद कर लीजिए, बस बाकी सारे ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, बस आंसर क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए है लाइयोफिलिक कोलाइड, ऑप्शन बी है लाइयोफोबिक कोलाइड, ऑप्शन सी है इमल्शन, ऑप्शन डी है जेल्स, ठीक है। अब हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, किस चीज़ से जुड़ा रहता है? लाइयोफिलिक कोलाइड से, लाइयोफोबिक कोलाइड से, पायस से, या फिर जेल से। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग आंसर नंबर ए टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग आंसर नंबर ए टिक करेंगे, जो कि है लाइयोफिलिक कोलाइड। याद रखिएगा ये लाइयोफोबिक नहीं लाइयोफिलिक कोलाइड है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 है गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विथ लाइयोफिलिक कोलाइड, यानी कि गोल्ड संख्या जुड़ा होता है लाइयोफिलिक कोलाइड से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है ऊपर देखो मैंने बोला था ना कि कुछ भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए लगाया था, जिसमें था उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है। नीचे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 किए, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, जिसको आराम से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ लाइयोफोबिक कोलाइड इज ड्यू टू। याद रखिएगा यहाँ पे लाइयोफिलिक और लाइयोफोबिक हम लोग अभी किए हैं, जिसमें है गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विथ, तो आपको डालना है लाइयोफिलिक कोलाइड, यानी कि गोल्ड संख्या लाइयोफिलिक कोलाइड से जुड़ा रहता है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछेगा कि द स्टेबिलिटी ऑफ लाइयोफोबिक
कोलाइड इज ड्यू टू, यहाँ पे फोबिक की बात हो रही है, ऊपर फिलिक का आंसर है। ऑप्शन ए है हाइड्रेशन ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन बी है चार्ज ऑन पार्टिकल्स, ऑप्शन सी है बिग साइज ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्शन डी है स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है जिसमें है चार्ज ऑन पार्टिकल्स, यानी कि द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलोइड्स इज ड्यू टू चार्ज ऑन पार्टिकल्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे लायोफोबिक कोलाइड का स्थात्वीय कारण क्या होता है, तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी होता है कणों का आवेशित होना, यानी कि लायोफोबिक क्लोराइड का स्थात्वित्व का कारण होता है कणों का आवेशित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए टिक करेंगे। और इसके साथ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है गोल्ड संख्या किस चीज़ से जुड़ा होता है, तो आपका है लायोफिलिक कोलाइड। तो हाँ, इसमें आपको ऊपर भी मैंने करा दिया था, गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विथ, तो ऑप्शन ए आपको टिक करना है लायोफिलिक कोलाइड में लायोफिलिक। ठीक है, फोबिक और फिलिक में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। बोल रहा है निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, Zn Ag Hg Cu। आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर बी जो कि है Hg। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि Ag का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आपका आएगा निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, तो आपको Ag टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना है। ठीक है, Ag हमारा सही आंसर होगा। Ag का फुल फॉर्म क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड, Zn Ag Hg Cu। तो हमारा आंसर होगा Ag, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि पूछ रहा है हमसे प्रेषरक्त शोषण विधि का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो ऑप्शन में है उच्च तापक्रम के लिए, ऑप्शन बी है अत्यंत की विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी है विशुद्ध ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी है अत्यंत विशुद्ध Al प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि अत्यंत की विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए प्रेक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 बोल रहा है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैंग प्रोड्यूस्ड इज COFeSiO3 MgSiO3 CaSiO3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CaSiO3। ठीक है, यानी कि लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह क्या होता है, CaSiO3 होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी ऑप्शन नंबर डी ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैंग इज प्रोड्यूस्ड इज CaSiO3। लोहे के निष्कर्षण के लिए जो धातु मल प्राप्त होता है वो क्या होता है, CaSiO3 होता है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूरा नहीं है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। 27 में हमारा बोल रहा है द ऑक्सीडेशन, देखो एक साथ नहीं कर सकते हैं ऑर्डर में, क्योंकि हमारा ये रियल पेपर है। रियल पेपर अगर हम लोग एक साथ कर लिए तो इशू होगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इज -3 to +5 -3 to 0 0 to +5 -4 to +3 सॉरी -4 to +2। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि है -3 to +5, यानी कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज -3 to +5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं, -3 से लेके +5 तक होती हैं। ऑप्शन ए आप लोग टिक कर लेंगे। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है, P2O5 N2O5 SO2 SO3। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है सल्फर मॉलिक्यूल इज
डायटोमिक, टेट्रा एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या फिर ऑक्टा एटॉमिक। राइट आंसर होगा हमारा डायटोमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। सल्फर मॉलिक्यूल इज डायटोमिक, सल्फर मॉलिक्यूल इज डायटोमिक, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूछ रहा है सल्फर के अणु क्या होते हैं, तो आपका क्या होगा डायटोमिक, यानी कि द्विपरमाणुक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया है, लेकिन आपका द्विपरमाणुक जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, यहाँ पे मैं इसलिए नीचे स्लाइड कर ले रही हूँ क्योंकि नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है सी यू में Z जो है 29 के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है AR3D9 4s2, ऑप्शन बी है AR3D10 4s2, ऑप्शन सी है AR3D8 4s2 और ऑप्शन डी है AR3D10 4s2। सिंपली आपको AR से लेके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है CU तक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है AR3D9 4s2, यानी कि CU Z इज इक्वल टू 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CU वेयर Z इज इक्वल टू 29 इज AR, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इज AR3D9 4s2। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं बता दे रही हूँ, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CU Z इज इक्वल टू 29 इज ऑप्शन नंबर ए AR3D9 4s2। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये MCQ क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म हुआ। और आपको पूरा PDF चाहिए, A to Z का PDF चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करवा दूँगी, आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी डाउट है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप एंड मेरे को बहुत उम्मीद है आपसे कि आपने आंसर्स भी याद कर लिया होगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने आंसर याद कर लिया होगा, आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और कोई भी रिलेटेड क्वेरी है, क्वेश्चन पेपर से लेके क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जो भी चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, रिवीजन करना है, तो आपको सिंपली 8920713254 इस नंबर पे कॉल मैसेज कर देना है। यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हर एक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो सिंपली आपको नोट्स पढ़ के जाना है और आंसर में लिख के आना है। A to Z अच्छे से उसको बनाया गया है, उस नोट्स को बनाया गया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये नोट्स ले लीजिएगा, इस नंबर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, सारे आंसर्स अभी याद कर लीजिए, और कल जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगले दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो अच्छे से आंसर टिक करके आना, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर आते रहेंगे, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आई होगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, वो लोग भी अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आपका जब और भी सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराएं तो आप लोग पीछे ना रह जाएं। सबसे पहले वीडियो देखिए और अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, डू रॉक योर एग्ज़ाम।